ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पहले तो मैं बता रहा हूँ कि पहले चैप्टर वाइज नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है। चैप्टर वाइज कराने में याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे। वी विल डिवाइड दीज 4 चैप्टर्स इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शंस, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 4 चैप्टर्स आपको दे रखे हैं। पहले चैप्टर है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, ठीक है, जिसके अंदर आपके अल्काइल हैलाइड्स और अराइल हैलाइड्स आ जाएंगे, यानी आर एक्स, कार्बन चेन पे एक्स लगा हुआ है, हैलोजन लगा हुआ है, या ए आर एक्स, एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग पे हैलोजन लगा हुआ है, ठीक है, बेंजीन रिंग पे हैलोजन लगा हुआ है। दूसरा जो चैप्टर है वो आपका वो अल्कोहल्स एंड फिनॉल है, यानी अल्कोहल और फिनॉल क्या होते हैं, बेंजीन रिंग पे OH लगा हुआ है। और इसके साथ एक तीसरा सेक्शन भी है इस चैप्टर में, ईथर्स, ROR डैश, ये आपका सेकंड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर में अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। और लास्ट चैप्टर जो है वो अमाइंस के बारे में, NH2, RNH2, ठीक है। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। जो सेक्शंस हैं बेसिकली वो क्या है, आपका क्वेश्चन आएगा पहला नॉमेनक्लेचर पे, 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे नॉमेनक्लेचर पे। अब नॉमेनक्लेचर जो है वो इनमें से किसी भी पार्ट का हो सकता है। नॉमेनक्लेचर मैं अलग से कराऊंगा नहीं, मैं यूट्यूब पे जो 11th को पढ़ाया है ना उसी की वीडियोस अपलोड की है मैंने। एक वीडियो अपलोड की है वो IUPAC नॉमेनक्लेचर की, 44 मिनट्स की है, इंट्रोडक्शन है उसके अंदर बेसिक, ठीक है। उसके अंदर तो खैर बेसिक इंट्रोडक्शन है, और उसके आगे की वीडियोस भी मैं 1-2 अपलोड करूंगा जिसके अंदर मैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर समझाऊंगा, ठीक है। तो वो देख लेना, उससे नॉमेनक्लेचर आपको क्लियर हो जाएगा। आपको 1-1.5 घंटे की वीडियोस देखनी पड़ेंगी एंड यू विल बी क्लियर विद ऑल द नॉमेनक्लेचर। मेरे ख्याल से सबको याद होगा ही, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा था या आप भूल गए हो तो रिवाइज आराम से हो जाएगा उससे, ठीक है। और आपने करा हुआ है तो आपको ऐसे डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, समझ में आ जाएगा। सेकेंड चीज इसमें जो आएगी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी। इन्हीं सब चीजों की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे बेसिक। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हो गया बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, इन पे क्वेश्चन आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। तो आज की क्लास में मैं ये फिजिक नॉमेनक्लेचर तो डिस्कस नहीं करूंगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी डिस्कस करूंगा, इन सभी चैप्टर्स की इकट्ठी। हैलो एल्केन, हैलो एरीन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और अमाइन, सबकी सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एसिडिक और बेसिक बिहेवियर, एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक और स्लैश बेसिक स्ट्रेंथ, तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं इन्हीं सब के, एसिडिक स्लैश बेसिक स्ट्रेंथ। अब जैसे एल्डिहाइड्स की इसमें हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन्स में तो नहीं आएगी, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ नहीं होती, लेकिन अल्कोहल्स में आ सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आ सकता है। बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन अमाइंस में आ सकता है। सब में एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी बाकी में क्या आएगा, बाकी में न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या सब्सटीट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और सब्सटीट्यूशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कहीं से एडिशन पे आएंगे, कहीं सब्सटीट्यूशन पे आएंगे। जैसे एल्डिहाइड, इसमें हैलो एल्केन, हैलो एरीन में या अल्कोहल्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन पे क्वेश्चन आएगा। अगर एल्डिहाइड कीटोन्स की बात करोगे तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे क्वेश्चन आता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सब्सटीट्यूशन दोनों पे क्वेश्चन आ सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सब्सटीट्यूशन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो किसमें इलेक्ट्रोफाइल आसानी से ऐड हो जाएगा, किसमें नहीं होगा, और किसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन आराम से हो जाएगा, किसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्सटीट्यूशन के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब्सटीट्यूशन के ऊपर। इसके बाद केमिकल रिएक्शंस आते हैं। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस को भी हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सॉर्ट ऑफ।
नेम रिएक्शंस, वैसे ये कैटेगरी नहीं है टेक्निकली, लेकिन मैं डिवाइड कर रहा हूँ इस हिसाब से कि किस हिसाब से एग्जाम में आते हैं। तो नेम रिएक्शंस आते हैं, ठीक है। केमिकल टेस्ट्स आते हैं, ऐसे टेस्ट जो दो कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये अलग से, ये सब टॉपिक अलग अलग से पढ़ेंगे हम, ठीक है। और केमिकल रिएक्शंस में तीसरा जो है टू स्टेप कन्वर्जन रिएक्शंस, टू स्टेप कन्वर्जन्स, ठीक है। टू स्टेप कन्वर्जन रिएक्शंस आएंगे, और इसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस। तो ये कुछ बेसिकली डिवीजन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। आज की क्लास में आई विल ट्राई टू कवर दिस फिजिकल, ये जो पार्ट है ना लास्ट वाला केमिकल रिएक्शंस वाला, दिस विल टेक द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। फिजिकल प्रॉपर्टीज आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोशिश करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज भी आज की क्लास में कुछ पार्ट तो डिस्कस कर ही लें, एटलीस्ट एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट इसका डिस्कस कर लें, ठीक है। तो आज की क्लास में ये ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। नॉर्मली जो द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस पे डिपेंड करता है, कितने स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस का जो ऑर्डर है वो ये है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां होगी वहां सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, वहां बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उससे कम होता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, जहाँ पे डाइपोल हो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वहां डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। उससे वीक होती हैं वैन डर वाल फोर्सेस या लंदन फोर्सेस बोल सकते हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में होती हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस होंगी वो सबसे वीक होगी। अच्छा, अब ये जो लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, ये इंक्रीज होती हैं विद इंक्रीज इन द साइज, दे इंक्रीज with increase in the size of the molecule, ठीक है, and decrease with increase in branching। तो ब्रांचिंग बढ़ने से ये घट जाती हैं और साइज बढ़ने से ये इंक्रीज होती हैं, ठीक। जितना बड़ा मॉलिक्यूल का साइज है, मान लो क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, पांच, एक कार्बन से लेके 5 कार्बन तक का अल्केन है और सब पे क्लोरो लगा हुआ है, तो क्लोरोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज इट हैज द लॉन्गेस्ट साइज। लेकिन अगर क्लोरोपेंटेन 5 कार्बन वाली मल्टीपल मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ स्ट्रेट चेन है, कुछ ब्रांच है, तो ब्रांच होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ऑब्जर्व की जाती है? ये ऑब्जर्व की जाती है जहां पर ऑब्जर्व्ड वेयर in, या observed in case of फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम्स। तो जहां पे भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एटम्स हैं वहां ऑब्जर्व की जाएगी, ठीक है। तो फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड तो वैसे भी बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, यानी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर ऐसा देखा नहीं जाएगा। तो अल्कोहल्स में या अमाइंस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा पॉसिबल होगी, इसी वजह से अल्कोहल्स और अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली ज्यादा होता है, ठीक है।
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकती है, उसका कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है। कहीं पे भी दो डिफरेंट टाइप के एटम्स ज्वाइंड है तो वहाँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट कर सकती है। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसे समझने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने है ये CH3, CH2, CH2, Cl, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल है CH3, CH2, Cl, और एक मॉलिक्यूल है CH3Cl। तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको बताना है तो आपको सिंपली साइज के बेसिस पे बताना पड़ेगा। लंडन फोर्सेस या सॉरी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो। अच्छा, ये वाली चीज जो है ना, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के अंदर भी अप्लाई होती है कि साइज बढ़ने से जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती हैं और ब्रांचिंग बढ़ने से घटती हैं। तो इस केस में जो ऑर्डर होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे हो जाएगा। सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा क्लोरोप्रोपेन का, ठीक है। ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा कैसे? क्योंकि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो उससे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो घट जाता है। जैसे मान लो स्ट्रेट चेन है एक, ये है क्लोरोपेंटेन की स्ट्रेट चेन, और एक में हमने क्लोरोपेंटेन में ये कर दी ब्रांचिंग CH3, CH2, CH, एक ये है, और फिर फर्दर ब्रांच कर दिया हमने इसको, ऐसे कर दी। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। तो लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसका होगा जिसकी ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है। तो ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, ठीक है। अगर हम मिक्स कर दें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले आ जाएं, जैसे मान लीजिए एक आ गया आपके पास CH3OH, आ गया CH3CH2OCH2CH3, इसे ऐसे लिख लेते हैं CH3CH2OH। एक आ गया CH3OCH3, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इसका होगा अल्कोहल का, क्योंकि इसके अंदर OH बॉन्ड है। OH की वजह से, ये जो OH ग्रुप है इसकी वजह से इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल। सो दिस विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दिस विल हैव द सेकंड हाईएस्ट, क्यों? क्योंकि ये भी देखो ईथर है, ये भी ईथर है, लेकिन ये लार्जर ईथर है। दोनों डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं दोनों के अंदर। ये लार्जर मॉलिक्यूल है, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल, तो स्मॉलर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सो दिस विल बी द ऑर्डर इन दिस केस। 1 2 3 को ऐसे लेबल कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर अमाइंस में देखना हो आपको, जैसे CH3NH2 एक ये अमाइन है, एक है सेकेंडरी अमाइन ले लेते हैं एक CH3NHCH3, एक टर्शरी अमाइन ले लेते हैं CH3NCH3CH3। तो टर्शरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। वाई? क्योंकि इसके ऊपर नाइट्रोजन एटम के ऊपर, यहाँ आप देख रहे हो इस नाइट्रोजन एटम पे कोई हाइड्रोजन नहीं बचा। जब नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं बचा तो इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, यहाँ दो हाइड्रोजन है तो इस केस में ज्यादा सबसे अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। सो दिस मॉलिक्यूल ड्यू टू द हाइएस्ट possible hydrogen bonding, because the maximum possible hydrogen bonding, primary amine will have the highest boiling point, secondary will have lesser, and tertiary will have the least boiling point, ठीक है। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट बेसिक, ठीक है। Because it fits better in crystal lattice.
तो देखो बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादातर मोर और लेस सिमिलर होता है बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर से। जो अगर किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट हायर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी जनरली हायर ही होगा। बट एक्सेप्शनल केस तब आ जाता है जब कोई चीज, किसी चीज का स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो तो वो ज्यादा अच्छे से क्रिस्टल लैटिस में फिट होगा। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अगर हम डाइक्लोरोबेंजीन बना रहे हैं, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है, ठीक है। एक 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन है, ठीक है। और एक 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो जो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन होगा ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा इन दोनों के कंपैरिजन में। इनका बॉइलिंग पॉइंट नियरली इक्वल होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा इनके बॉइलिंग पॉइंट। कि दोनों अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हैं, दोनों का शेप साइज तकरीबन बराबर है, दोनों पे दो दो क्लोरो लगे हुए हैं। बट वाई पैरा क्लोरो जो है 1,4 वाला जो क्लोरोबेंजीन है, 1,4 डाइक्लोरो, ये ज्यादा वो क्यों है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। जो क्लोरीन एटम्स हैं वो ऑपोजिट पोजीशंस पे लगे हुए हैं, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस में ज्यादा अच्छे से फिट होता है। अगर क्रिस्टल लैटिस में ज्यादा अच्छे से फिट होता है तो उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, यानी इसे मेल्ट करने में हाई टेम्परेचर लगेगा। इसमें से और इसमें से, यानी ऑर्थोक्लोरो और मेटाक्लोरो जो है वो दोनों ही अनसिमेट्रिकल हैं। तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि साइज भी तो बराबर है। अगर साइज बड़ा छोटा होता तो इनके मेल्टिंग पॉइंट में भी डिफरेंस होता। ठीक है। तो ये होता है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का केस। ऐसा ही एक और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे पेंटेन के अंदर अगर हम देखें, नॉर्मल पेंटेन में अगर स्ट्रेट चेन है पेंटेन की, और एक सिंगल ब्रांच हो गई इसके अंदर यहाँ पर, और एक नियोपेंटेन स्ट्रक्चर हो गया ये। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तो नियोपेंटेन का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और इसका इतना ज्यादा नहीं होता रिलेटिवली, क्योंकि नियोपेंटेन एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ये क्योंकि स्ट्रेट चेन है, ये इसलिए इससे ज्यादा होगा, ज्यादा अच्छी वैन डर वाल्स फोर्सेस हो पाएंगी। लेकिन ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से क्रिस्टल लैटिस में बेटर फिट होगा, एंड इट विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाती है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट में ये हाईएस्ट होता है, क्योंकि तीनों 5 कार्बन के हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है। ब्रांचिंग करने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ये सेकंड होता है और ये थर्ड होता है, ये लीस्ट होता है, ठीक है। जो नियोपेंटेन है ये वाला, दिस वुड हैव बीन लीस्ट अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे होते, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है। लेकिन इसके सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लोएस्ट की जगह हाईएस्ट हो जाता है, ठीक है। So this is how symmetrical structures work in case of melting point. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन में सिंपली एक चीज और ध्यान रखनी है, बस कहीं पे भी OH या NH बॉन्ड अगर आ रहा है तो वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और उनके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही जनरली ज्यादा होंगे कहीं, यानी कि अल्कोहल्स और अमाइंस के बॉइलिंग पॉइंट जनरली ज्यादा होते हैं, ठीक है। अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस का हाईएस्ट नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट होता है, प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। इतना देखो सारा मिक्स करके आएगा नहीं, बट फिर भी मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। प्राइमरी अमाइंस, देन अल्कोहल्स, ठीक है, देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी वो लगा होता है ना एक आध ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली अल्कोहल से थोड़ा कम होता है, लेकिन बाकी से ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद वाले जो हैं वो सारे साइज पे डिपेंड करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अमाइंस और अल्कोहल, सेकेंडरी अमाइंस मत ले लेना अल्कोहल से ज्यादा, ठीक है। तो ये कुछ एक जनरल ऑर्डर है। इसके बाद जितने भी हैं, यानी कि हेलोअल्केन, हेलोअरीन, ईथर्स, अल्डिहाइड कीटोन्स, वो सब जो हैं वो डिपेंड करेगा साइज पर, और उनका कभी मिक्स्ड क्वेश्चन आएगा नहीं कि आपको कंपेयर करने के लिए दे दिया कि एक क्या कहते हैं, ईथर को कंपेयर करने के लिए दे दिया फॉर एग्जांपल कीटोन से। तो इस तरह का क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इसमें एक चीज और, सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं क्वेश्चन। सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन आता है कि वाटर में सॉल्यूबल होगा कि नहीं होगा। तो सिंपल सॉल्युबिलिटी का एक रूल याद रखना है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है।
polar molecules dissolve in water. ठीक है. Greater the size of carbon chain. अब कार्बन चेन क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है, आपको पता है. वाटर रिपेलिंग होती है. हाइड्रोफोबिक. लेसर द सॉल्युबिलिटी. ठीक है. अच्छा. एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर. वाटर मॉलिक्यूल्स increases the solubility. तो जो चीजें वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती हैं, जो मॉलिक्यूल वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी जनरली हायर होती है कंपेयर टू अदर्स. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. अमाइंस की सॉल्युबिलिटी पानी में, प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस की, टर्शियरी की नहीं. टर्शियरी में हाइड्रोजन नहीं होता. ठीक है. तो हायर, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ग्रेटर द सॉल्युबिलिटी. बट कार्बन चेन का साइज बढ़ेगा तो solubility कम हो जाएगी. Therefore, as a result, alcohols, amines, secondary amines, ठीक है, ethers even to some extent, ROR dash, carboxylic acids, अल्डिहाइड कीटोन्स के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अल्डिहाइड कीटोन के स्मॉलर तो उन्हें लिखते नहीं है वैसे इसके अंदर. आर वाटर सोल्यूबल. तो वाटर सोल्यूबल ये किस वजह से होते हैं ये सारे? क्योंकि दे कैन ऑल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल. अगर किसी की भी क्वेश्चन आता है कि ये वाटर सोल्यूबल क्यों है, अल्कोहल वाटर सोल्यूबल क्यों है, अमाइन वाटर सोल्यूबल क्यों है, सेकेंडरी अमाइन ईथर वाटर सोल्यूबल क्यों है, कार्बोक्सिलिक वाटर सोल्यूबल क्यों है? बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. सॉल्युबिलिटी इन वाटर लिख देते हैं. ठीक है. अच्छा. एक क्वेश्चन इस पे आता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं. यस. ठीक है. लेकिन हैलो अल्केन्स हैलो अरीन्स भी पोलर हैं. जैसे CH3Cl अगर हम लगाएं तो ये मॉलिक्यूल भी पोलर है. पोलैरिटी Cl की तरह होती है. Cl पार्शियल नेगेटिव होता है और सी पार्शियल पॉजिटिव होता है. तो ये वाटर सोल्यूबल क्यों नहीं होते? वो इसलिए नहीं होते क्योंकि एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है इनका रिएक्शन वाटर से. एनर्जेटिकली फेवरेबल का मतलब क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल जब प्योर वाटर, जब वाटर प्योर फॉर्म में होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ये कंटेनर है मान लो, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. दिस इज व्हाट दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल. सो ऑल दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड टू ईच अदर विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ठीक है. ऑल दीज वाटर मॉलिक्यूल दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर. अब अगर इसमें तुम एक अल्कोहल डालोगे, ये मान लो तुम अल्कोहल का मॉलिक्यूल इसके अंदर डालना चाह रहे हो, तो अल्कोहल का मॉलिक्यूल को इसके अंदर फिट होने के लिए वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसे तोड़ना पड़ेगा और वाटर के साथ न्यू बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे. अब वाटर वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रांग होती है, ये जो प्योर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी इतनी स्ट्रांग होती है कि इसको तोड़ने में एनर्जी बहुत लग जाती है. और जब ये न्यू मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग करते हैं इससे, वाटर के साथ, न्यू मॉलिक्यूल्स और वाटर के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो वो बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती. ठीक है. तो एज अ रिजल्ट दीज मॉलिक्यूल्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर. हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर. ठीक है. या रिलेटिवली लेस सोल्यूबल इन वाटर. हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स आर insoluble in water because a large amount of energy
is required to break hydrogen bonds between water molecules. But this energy is not compensated by new interactions between water and haloalkanes. तो हेलोअल्केन और वाटर के बीच में जो न्यू इंटरेक्शंस होते हैं, they do not release enough energy, ठीक है, to compensate for the energy that was lost to break hydrogen bond between water molecules, and that is why haloalkanes and haloarenes are insoluble in water. ठीक है. Sometimes you can see that alcohols are water soluble, but phenols are not. ठीक है, या are sparingly soluble, पानी में बहुत कम डिसॉल्व होते. फिनॉल सेम फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनॉल भी कर सकता है. बट व्हाई फिनॉल इज नॉट सोल्यूबल? बिकॉज अल्कोहल है नॉर्मल सिंगल कार्बन चेन, फिनॉल है बेंजीन पे लगा हुआ OH ग्रुप. बेंजीन इज अ लार्ज हाइड्रोफोबिक ग्रुप. ठीक है, जो बेंजीन रिंग है वो एक लार्ज कार्बन ग्रुप है. ठीक है, so this is due to hydrophobic nature of benzene ring. Phobic nature of large benzene ring. इनफैक्ट अगर अल्कोहल्स में भी अगर आप 6 कार्बन का अल्कोहल बना दो या 7 कार्बन का, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, तो वो भी पानी में सोल्यूबल नहीं होगा. कार्बन चेन का साइज जब इतना बढ़ जाता है तो वाटर को रिपेल करने लगती है. ठीक है, तो इसलिए फिनॉल्स जो है वो थोड़े से सोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर, वेरी लेस सोल्यूबल इन वाटर. ठीक है, दे आर नॉट मच सोल्यूबल. तो ये इसकी वजह ये है कि लार्ज बेंजीन रिंग, ये सब चीजों में ऑब्जर्व किया जाएगा. अमाइंस में भी आप देखोगे कि मिथाइल अमाइन मान लो, नॉर्मल अमाइन जो आर ग्रुप लगा हुआ है, उस पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, दैट इज सोल्यूबल इन वाटर. बट एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि जैसे आप एनिलीन बनाओ तो एनिलीन इज नॉट. ठीक है, तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली मिथाइल अमाइन और इथाइल अमाइन CH3CH2NH2 is soluble in water, but aniline is not. C6H5NH2 is not. Same reason, because large benzene ring is hydrophobic in nature and it repels water. Aniline जो है वो is not नहीं लिखते, less soluble लिख देते हैं. It is soluble to some extent, but it is less soluble or sparingly soluble in water. ठीक है, तो ये था solubility. ठीक, 2 चीजों पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, या तो उसके पोलैरिटी पे या एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स पे. और अगर कार्बन चेन का साइज बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस. तो ये तो था इंट्रोडक्शन में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी पे. एक आध नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इससे. ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए किसी भी चैप्टर में से. दूसरी हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की इसके अंदर. सर तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं पहले. ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ.
कि कौन कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा कौन नहीं होगा, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड किस पे करती है, इट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू लूज H+ आयंस। कौन सी चीज इतनी आसानी से H+ आयंस लूज कर सकती है, ठीक है, तो डोनेट अ प्रोटॉन और लूज H+ आयन, इस पे डिपेंड करती है एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। सबसे पहले हम अल्कोहल्स में डिस्कस कर लेते हैं, अल्कोहल्स के अंदर एसिडिटी किस पे डिपेंड क्या होती है और कैसे वैरी करती है।